जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 2 महीने से मोदी सरकार जो वक्फ बोर्ड अधिनियम बिल 2024 में लाना चाहती थी, मगर अपने सहयोगी दलों के साथ चाहती तो लोकसभा में पास करा देती, मगर इसके पीछे जो देश भर में उपद्रवी बैठे हैं तांडव करने के लिए, उन उपद्रवियों के मंसूबे पर पानी फेरते हुए लोकसभा में बहुमत होने के बावजूद भी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के मंत्री किरण रिजिजू ने इसे जेपीसी में भेज दिया और जेपीसी बनी, जगदम्बिका पाल उसके चेयरमैन बने। सभी दलों के मुसलमानों को उसमें सहभागिता दी गई, उनको मेंबर बनाया गया। सभी के अपने अपने विचार, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड बिल एक प्रकार से हिंदुस्तान के राजनीति में हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक नासूर है, नासूर। क्योंकि जो मनमानी ताकतें कांग्रेस पार्टी ने 2008 में उनको दे दिया, बाद में 2014 में और ज़्यादा पावर दे दिया। ऐसे में अब उनके पावर को, उनके पंख को कतरना भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को बहुत जरूरी हो गया। मगर दुर्भाग्य से बीजेपी का पूर्ण बहुमत हुआ नहीं। मगर अभी जो परसों की घटना है कि वक्फ बोर्ड बिल आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की सरकार वहां पे गठित किया था, जिसे पूरे वक्फ बोर्ड बिल को ही चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण जो डिप्टी सीएम है, राष्ट्रवादी सोच है उनकी, इसको तुरंत समाप्त कर दिया। मतलब जब से सरकार बनी है केंद्र में मोदी की और उसी दिन राज्य में चंद्रबाबू नायडू की, तो पूरे देश में जितने भी तथाकथित सो कॉल्ड सेक्युलर गैंग है, वो बार बार एक ही बात कहते हैं कि 2 बैसाखियों पे टिकी मोदी सरकार कभी भी धराशायी हो जाएगी। और अभी वक्फ बोर्ड बिल के लिए उसके विरोध में सारे मौलाना और मौलवी ने चंद्रबाबू नायडू से अपील किया था कि कब बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले ले और मोदी की सरकार गिर जाए। मगर चंद्रबाबू नायडू 10 साल तक सत्ता से बाहर रहे, उनको वनवास मिला। अब की बार बीजेपी ने पवन कल्याण को लाया और एनडीए का एक कुनबा बनाया और इनके ऊपर लगे दोषों को इनको मुक्त करवाया। भ्रष्टाचार में जेल भी जा चुके थे, मगर इन्होंने भी एक ठान लिया कि अब मैं मुस्लिम तुष्टीकरण की तरफ नहीं जाऊंगा। भले इन्होंने वादा किया था कि मैं 4% मुसलमानों को सत्ता में आने के बाद आरक्षण दूंगा, मगर ये आरक्षण देंगे भी तो किसको देंगे? जो गरीब तबके के मुसलमान हैं, जिसका जीना अति दूभर है। और ऐसे लोग ही
मजबूरी में आकर आतंकवाद की तरफ जाते हैं। चंद पैसों के लालच में बड़े बड़े गुर्गे इनसे कोई भी क्राइम करवा लेते हैं। इनकी तो मजबूरी है, एक तरफ इनको अपना परिवार चलाने का संकट रहता है, दूसरी तरफ मौत का। इनको लगता अगर बिना खाए मरने से अच्छा है कि अपन क्राइम करके मर जावे, घर वालों को पैसा मिल जाएगा। तो ये जो नया डेवलपमेंट हुआ, उन्होंने वक्फ बोर्ड को ही निरस्त कर दिया। अब ये ऐसा ही पूरे महाराष्ट्र नहीं, पूरे भारत में जहाँ जहाँ बीजेपी और एनडीए की सरकार है, वहाँ की सरकारों को लोकल लेवल पर वक्फ बोर्ड बिल को समाप्त कर देना चाहिए और उसके जो भी अंतर्गत आने वाले जमीन है, जायदाद है, वो सारे जायदाद को गवर्नमेंट के अंडर में लेकर उसका डेवलपमेंट करना चाहिए। वहाँ पे मॉल बनाओ, वहाँ पे हॉस्पिटल बनाओ, वहाँ पे स्कूल कॉलेज बनाओ, जहाँ से एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा और जिससे देश की तरक्की होगी। और देश की तरक्की होगी तो सारे देशभक्तों को उसका फायदा मिलेगा। मगर इतनी हिम्मत क्या और किसी दलों में है? मेरा तो अपील है कि पूरे भारत में जहाँ जहाँ एनडीए शासित प्रदेश है, सभी को पहले कैबिनेट में, आने वाले पहले कैबिनेट में ऐसे प्रस्ताव लाने चाहिए जिससे कि देश का भला हो। और ये अवैध पड़ी जमीनें जो लाखों करोड़ हेक्टेयर पड़े हुए हैं और इसका फ़ायदा सिर्फ दबंग मुसलमान ले रहे हैं जो दलितों को, पिछड़ों को दबा के रखे हैं। ये हुकूमत उनकी टूटनी चाहिए। दूसरी डेवलपमेंट है महाराष्ट्र में सरकार बनाने की। तो अभी पहले तो दिल्ली में तीनों जन गए थे, जो कि वीडियो बहुत वायरल हुआ। जब बुके देते हैं अजीत पवार तो देवेंद्र फडणवीस खुश हैं, और जब देवेंद्र फडणवीस बुके देते हैं तो उद्धव शिंदे का चेहरा उतरा हुआ है। और जैसे ही दिल्ली से वापस आते हैं, दूसरे दिन यहाँ पे बीजेपी और एनसीपी के साथ मीटिंग है, मगर वो मीटिंग ज्वाइन न करके चले जाते हैं कोप भवन में सातारा अपने गांव, और वहाँ उनकी तबीयत भी खराब हो जाती। वैसे राजनीति में तबीयत खराब होना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर अब जो डेवलपमेंट हुआ, उनको लगा कि बीजेपी अपनी सत्ता स्थापना कर रही है। नई खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे के 20 विधायकों में से, आमदार में से 15 आमदार बीजेपी के संपर्क में हैं और 6 खासदार भी हैं 9 में से। अगर ऐसा डेवलपमेंट आने वाले टाइम में होगा तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि जो उद्धव ठाकरे के जीते हुए प्रत्याशी है उनको उनका फ्यूचर नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब उनकी तो पार्टी ही डूबती जा रही है। क्योंकि 3 जन की महत्वाकांक्षा से ही ऐसा हुआ, एक तो संजय राउत, दूसरे आदित्य ठाकरे और तीसरा रश्मि ठाकरे। अगर ये तीनों ने नहीं चाहती और लेडी मैकबेथ की तरह, जैसे लेडी मैकबेथ ने मैकबेथ को इंस्टिगेट किया और किंग डंकन का खून करवाया था, वैसा ही रश्मि ठाकरे ने इंस्टिगेट करके हिंदुत्व का गला घुटवा दिया और उनको अपने रास्ते से विमुख कर दिया। तो अगर आने वाले टाइम में ऐसा डेवलपमेंट होता है तो उद्धव ठाकरे के लिए एक और मुश्किल का पहाड़ टूटेगा और बीएमसी के चुनाव में उनको हाथ में सिर्फ कटोरा ही मिलने वाला है, क्योंकि बीएमसी भी उनके हाथ से जाने वाली है, ऐसा हमें प्राप्त सूत्रों से जानकारी मिल रही है। बाकी अब देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। पहला वित्त मंत्री सीतारमण जी और दूसरा
पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात रूपानी जी, ये दोनों जन आज या कल मुंबई आ जाएंगे और विधायकों दल का नेता विधायकों की एक मीटिंग होगी और उसमें विधायक दल का नेता, जहां तक 99% उम्मीद है, देवेंद्र फडणवीस को चुना जाएगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने ही एकमात्र जो कि अभिमन्यु है महाराष्ट्र के चुनाव में, जो कि इतने बड़े सो कॉल्ड चाणक शरद पवार को पटखनी दी है, और उद्धव ठाकरे की जो सहानुभूति की लहर थी कि हमारी पार्टी टूट गई, हमारे साथ गद्दारी हुआ, हम हिंदुत्व नहीं छोड़े हैं, तो दूसरे हाथ से उनको पटखनी दिया, जो कि पिछली बार 56 सीटें जीते थे, अब की बार महज 20 सीटें जीते हैं, उसमें भी 15 सीटें जो कि 15 आमदार उनके बीजेपी के संपर्क में हैं। शीघ्र ही वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे और एनडीए में शामिल हो जाएंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इसको आगे भी शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।